नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। मेरे साथ हैं उर्वशी। आज के इस कार्यक्रम मीडिया स्कैन में आप सभी का बेहद स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम हमारी खबरों से। सबसे पहले विंध्य की खबरों से शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत करते हैं उर्वशी जी। तो विंध्य की खबरों में सबसे बड़ा एक हेल्थ को लेकर, एक डेंगू का कहर रीवा जिले में फैल रहा है। उसको लेकर है कि जिले में डेंगू का कहर है। 386 मरीज मिले हैं। रीवा जागरण पेज पे दिया गया है कि मलेरिया के 41 व चिकनगुनिया के 3 मरीज मिले। मलेरिया विभाग द्वारा जांच की जा रही है। रोकथाम की कार्यवाहियों के बीच भी मच्छर जनित बीमारियों का ग्राफ इस वर्ष काफी बढ़ा है। बीते वर्षों में 2 सैकड़ा के भीतर ही सिमटने वाला डेंगू का आंकड़ा इस वर्ष 386, 2 सैकड़ा यानी 200 में सिमटने वाला था, वो अब 386 पहुंच चुका है। अभी मरीजों को मिलने का क्रम जारी है। वहीं हैरानी की बात यह है कि जिस प्रकार से मरीज लगातार मिल रहे हैं, तो यह कहना दूर नहीं है कि यह आंकड़ा 500 या 500 से अधिक पहुंचने में समय लगाएगा। वहीं लिखा गया है कि 2.26 लाख यानी 2,26,000 घरों में सर्वे का दावा किया गया है। मलेरिया विभाग के द्वारा 2,26,000 घरों का निरीक्षण करके ये दावा किया गया है। यहाँ लिखा है कि अब तक 2,26,241 घरों का सर्वे किया गया तथा 2,49,115 कंटेनर चेक किए गए, जिनमें से 414 घरों के कुल 613 कंटेनरों में लार्वा पाया गया, जिन्हें लार्गिसाइड दवा डालकर एवं कंटेनर खाली कराकर नष्ट कराया गया है। वहीं अधिकारियों ने अपील भी की है कि इससे कैसे बचा जाए। एक कुछ आंकड़े और हैं डेंगू को लेकर स्वर्णिमा, कि जिस तरह से डेंगू बढ़ रहा है, तो प्रदेश में दिया गया है कि भोपाल में डेंगू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में इस बार 3 साल बाद भोपाल में 790 रोगी हुए हैं। वहीं रीवा को मिलाकर, बाकी क्षेत्रों को मिलाकर सीधी जिले में भी डेंगू के मरीज पाए गए हैं। तो इस तरह प्रदेश में 5,750 रोगी जो हैं वो पूरे प्रदेश में इस वर्ष मिल चुके हैं। जी उर्वशी, अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। तो मऊगंज से ये खबर है, जहां 61 लाख की लागत से सब्जी, ये एक मंडी बनने वाली थी, लेकिन अभी तक 6 वर्ष का एक लंबा अंतराल हो गया है, लंबा समय हो गया है, अभी तक कोई भी मंडी बनकर तैयार नहीं हुई है। जो व्यापारी हैं वो परेशान होते हैं, दुकानें वो सड़क पर लगा रहे हैं, ठेले लग रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी हो रही। अतिक्रमण की भी शिकायत यहाँ पर होती है, सड़क पर दुकान लगाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष भाजपा समर्थित रहे हैं, वहीं बीजेपी से विधायक होने के बावजूद सब्जी मंडी व्यापारी अपनी दुकान सड़क पर लगाने के लिए मजबूर हैं। आलम यह है कि अस्थायी रूप से जो पुरानी हायर सेकेंडरी स्कूल में सब्जी मंडी लगाने के लिए व्यापारियों को दिया गया और ये कहा गया कि सब्जी मंडी जो है वो जल्द बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन 6 साल का समय बीत गया, अभी तक सब्जी मंडी का कोई निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है। अब यहाँ पर कुछ दिया गया है कि कैसी कैसी बातें हुई थी, कब तक मिलेंगी दुकान, इसके बारे में क्या वादे किए गए थे। 6 साल पहले 11 नवंबर 2017 को सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, नगर अध्यक्ष चंद्र प्रभा गुप्ता की उपस्थिति में 61 लाख की लागत से सब्जी मंडी का भूमि पूजन किया गया था, लेकिन अब तक दुकानें नहीं मिली हैं, ना मंडी में कोई भी व्यापारियों को कुछ काम हो रहा है। मऊगंज का जो विकास है, बताया जा रहा है कि वो मात्र भूमि पूजन तक सीमित रह गया, उसके बाद आगे की प्रक्रिया हुई ही नहीं, इसलिए जो व्यापारी हैं उनको सड़कों पर दुकान, अपने ठेले लगाने पड़ रहे हैं। जी। कृषि को लेकर एक और खबर है। दैनिक जागरण के फ्रंट पेज में कहा जाए कि जब से धान का समर्थन मूल्य बढ़ा है तो किसानों की संख्या भी धान बिक्री के लिए बढ़ गई है। हेडलाइन है कि धान बिक्री के लिए 72,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। ये सिर्फ रीवा और मऊगंज जिले की बात कही गई है। सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने पर इस साल धान बिक्री के लिए किसानों ने बढ़ चढ़कर पंजीयन कराया। पिछले साल रीवा जिले में जितने किसानों ने पंजीयन कराया था, उसमें इस साल 10% की वृद्धि देखी गई है। इस साल 71,880 किसानों ने अभी तक में पंजीयन कराया है। त्योंथर को लिखा गया है कि त्योंथर में सबसे ज्यादा कराए गए हैं कि रीवा जिले के त्योंथर तहसील में जितने रकबे में धान बोई गई, उतना पूरा मऊगंज जिले का धान का रकबा है। ज्ञात हो, यानी त्योंथर में जितनी बोई गई वो पूरा मऊगंज जिले के बराबर है। यहाँ है कि त्योंथर जिले में
30,053 हेक्टेयर में धान की खेती की गई, जबकि मऊगंज जिले के हनुमाना में 18,230.51 हेक्टेयर, मऊगंज में 7,806.11 हेक्टेयर में व नई गढ़ी तहसील में 6,688 हेक्टेयर, कुल 32,725.48 हेक्टेयर है, जो त्योथर से महज 2,000 हेक्टेयर ही अधिक है। तो इस तरह से देखा जाए तो जब से सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है तो किसान बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, धान बिक्री में बढ़ चढ़कर पंजीयन करवा रहे हैं। जी उर्वशी, तो अब हम अगली खबर की ओर रुख करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र से दो बड़ी खबर है उर्वशी, आपने इस पर स्टोरी भी की थी जी। तो यहाँ पर एक तो मानपुर मनिकवार का मामला है, एक है सिंगरौली का। पहले मानपुर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ शासकीय स्कूलों में विभाग द्वारा कोई निगरानी नहीं की जाती। यहाँ पर एक मामला आ रहा है कि 2 स्टाफ हैं, उनमें से एक तो हमेशा छुट्टी पे मिलेगा ही, और ये स्थिति रहती है कि छुट्टी का जो आवेदन है वो पहले से ही बना के रखा जाता है, और जब कार्यवाही होती है तो उस पर बस डेट फिल कर दी जाती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसी तरह का वाकया मनिकवार संकुल अंतर्गत ग्राम नरहारा में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ एक, वो भी 2 दिन से विद्यालय बंद करके जो शिक्षक हैं वहां पर दूर दूर तक उनका कोई अता पता नहीं है, वो गायब हैं। और जब इसकी जानकारी संकुल प्राचार्य जो थे अमरजीत तिवारी को दी गई तो वो दंग रह गए। फिर इस संबंध में सीएस राममणि जायसवाल से पूछा गया तो वो स्कूल पहुंचे और बंद स्कूल को खुलवाया। फिर पदस्थ शिक्षक को बुलाया, जहां छात्रों ने ये इस तरह से यहाँ पर आलम था कि छात्रों ने ही स्कूल आना बंद कर दिया था। इस स्कूल में बीते महीने भी पहुंचने पर गहरी नींद में ही सोए हुए लोग मिले थे। इस बात की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी गई, जिससे ये मामला सामने आ रहा है। वहीं सिंगरौली से एक मामला है जहां पर बताया जा रहा है कि जो मेन्यू कार्ड है, ये चितरंगी का मामला है। चितरंगी विकास खंड के अंतर्गत ऐसे कई शासकीय विद्यालय हैं जहां पर मध्याह्न भोजन में जो मेन्यू रहता है वहाँ पर हर तरह के न्यूट्रिशन, जो एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जो न्यूट्रिशन, प्रोटीन, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से एक चार्ट बनाया जाता है जो हर ऐसे शासकीय स्कूल की दीवार पर भी लगा होता है। लेकिन यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि इसमें घोटाला हो रहा है एक तरह का। जो भी भोजन है वो नहीं मिलता है। छात्र सोचते, क्योंकि ज़्यादातर गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं शासकीय स्कूलों में, उनको या तो खिचड़ी, दाल चावल, उसके अलावा किसी भी तरह की जो राजमा, पुलाव या पूरी वगैरह जो भी है उस तरह की कोई भी खाने की चीज़ें उन्हें नहीं मिलती हैं। हालांकि इसका पैसा ले लिया जाता है, लेकिन बदले में बच्चों को यही परोसा जा रहा है। जी, स्कूल को लेकर एक और खबर है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक मॉडल तैयार किया गया है कि एक शाला एक परिसर, यानी कि जो कुछ किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल होंगे, शिक्षकों की कमी की वजह से ये फैसला लिया गया है कि उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो उन्हें मर्ज किया जाए या कुछ भी किया जाए, अगर शिक्षक नहीं जा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं, उनके भविष्य को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो उसको मर्ज किया जाए या फिर नई नियुक्ति की जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। बिल्कुल। अगली खबर की बात करें तो बिजली की समस्या को लेकर बड़ी खबर है। दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज में इसे लीड खबर के रूप में रखा गया है। हेडलाइन है कि ऑयल के अभाव में नेहरू नगर सब स्टेशन का पावर ट्रांसफार्मर हुआ फेल। शहर संभाग के सबसे पास इलाकों में शुमार नेहरू नगर, मानस नगर, अरुण नगर सहित आधा दर्जन कॉलोनियों के उपभोक्ता दिन भर हलकान में रहे हैं। उनकी हालत खराब रही है। कल सुबह से उनके यहाँ की बिजली कट गई। इससे ही जुड़ी एक और खबर है, यानी शहर की अगर कॉलोनियों की बात की जाए, बड़े कस्बों की बात की जाए जहाँ काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो इसका असर पड़ा है। और ये एक लापरवाही देखी जा रही है कि ऑयल के अभाव में नेहरू नगर सब स्टेशन पावर, यानी सब स्टेशन का पावर ट्रांसफार्मर फेल हो गया, वो भी ऑयल के अभाव में, यानी उसकी कोई निगरानी नहीं की गई, वहाँ कोई निरीक्षण नहीं किया गया। बिजली से जुड़ी एक और खबर है स्वर्णिमा की, रीवा जिले की ही ये खबर है। हेडलाइन है कि जगह जगह बिजली का रोना, अघोषित विद्युत कटौती से किसान नहीं लगा पा रहे खेतों में पलेवा। यानी धान की खेती हो चुकी है, अब रबी की फसल की बारी आई है, तो गेहूं के लिए पलेवा लगाना है, सिंचाई करनी है, तो
एक तो हमने ये खबर भी पढ़ी है कि जब नहर में पानी आने की बारी आती है कि किसानों को अब ज़रूरत है तो नहर में पानी नहीं आ रहा है। अब अगर किसान अपनी सुविधा के अनुसार पानी लगा रहे हैं तो उनकी बिजली काट दी जा रही है। लिखा गया है कि जब जब किसानों को खेती के लिए बिजली की आवश्यकता होती है तब तक बिजली अघोषित कटौती किसानों के लिए सिरदर्द साबित होती है। यानी अघोषित का मतलब किसी भी प्रकार का कोई उन्हें सूचना नहीं दी जाती है कि बिजली कब से कब तक काटी जाएगी। लिखा है कि दिन भर बिजली की आवाजाही से परेशान किसान रात जगह करने को मजबूर हो रहे हैं। यानी अगर दिन में बिजली काटी जा रही है तो किसानों को मजबूरी में रात के समय में उन्हें पानी लगाना पड़ रहा है अपने खेतों में। सुबह से ही कटौती शुरू हो जाती है, दिन भर कटौती होती है और रात के समय में किसानों को रात में जग कर अपने खेतों में पलेवा लगाना पड़ रहा है। जी, तो एक तरह से किसान हर तरफ से परेशान है कि पलेवा के लिए पानी नहीं, फिर बिजली नहीं, फिर ट्रांसफार्मर की परेशानी, आवारा पशुओं की परेशानी, खाद की परेशानी। तो ये कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की ज़रूरत है। बात करते हैं अगली खबर की। तो यहाँ पर नई गढ़ी का मामला है जहाँ जो ये नीचे के स्तर पर सरपंच और सचिव ने पैसे तो निकाल लिए पशुओं का शेड बनवाने के लिए, लेकिन सारे पशु बाहर हैं, कोई काम नहीं किया गया यहाँ पर। और साथ ही में इसमें बताया जा रहा है कि आधा दशक पूरा होने के बाद भी पशु चिकित्सालय से ट्रेविस उठाव नहीं किया गया, जबकि पंचायत के द्वारा ट्रेविस खरीदी और पशु शेड निर्माण के नाम पर राशि का आहरण कर लिया गया है। यहाँ सबसे बड़ी बात सामने ये आई है कि जो पंचायतें हैं, उक्त पंचायतें हैं, नई गढ़ी विकास खंड की सभी चिन्हित पंचायतों का ये मामला है। उनके जिम्मेदारों द्वारा आज तक आहरित की गई राशि के तहत ना तो ट्रेविस ही पंचायत में ले जाया गया और ना ही आज तक पशु शेड का निर्माण किया गया। सीधा मतलब है कि इसमें सचिव और जो सरपंच हैं वो शामिल हैं। इस तरह के घोटाले में पूरी तरीके से उनका हाथ सामने आ रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पशुओं का उपचार है उसके लिए भी पंचायत क्षेत्र से हटकर लोग विकास खंड चिकित्सालयों में ले जाने के लिए मजबूर हैं, जबकि ये सुविधा पंचायत स्तर पर किसानों को मुहैया कराई जानी थी। लेकिन पंचायत स्तर पर ट्रेविस और पशु शेड के नाम पर आहरित की गई राशि के बारे में क्षेत्र के पशुपालक और समाज सेवी उच्च अधिकारियों तक अपना दुखड़ा भी सुना चुके हैं। इस पर सूत्रों की अगर माने तो उच्च अधिकारियों द्वारा इस विषय को लेकर एक्शन भी लिया गया, लेकिन पुरानी प्रथा के बीच लिफाफेबाजी के चलते अधिकारियों द्वारा एक्शन ली गई फाइल को पुनः कचरे में डाल दिया गया। जी, ये रही हमारी विंध्य की खबरें। अब हम बढ़ते हैं हमारी स्टेट की खबरों की ओर। तो स्टेट की खबरों में दैनिक जागरण, मेरे पास अखबार है, दैनिक जागरण में खबर दी गई है कि एक एसएएफ के हेड कांस्टेबल ने अपने ही हेड कांस्टेबल बेटे की हत्या कर दी है, अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर। लिखा गया है कि एसएएफ के हेड कांस्टेबल ने की कांस्टेबल बेटे की हत्या। वारदात में छोटा बेटा और दोस्त भी शामिल रहे हैं। मृतक नशे का आदी था, शादी के लिए परेशान कर रहा था, यानी अपने घर में नशा भी कर रहे थे जिनकी मृत्यु हुई है और शादी के लिए भी परेशान कर रहे थे। इसको लेकर उनके पिता ने उनकी हत्या की है अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर। लिखा है कि एसएएफ के एक हेड कांस्टेबल ने बुधवार देर रात एसएएफ में ही पदस्थ अपने कांस्टेबल बेटे की हत्या कर दी। शव ग्वालियर में 13 बटालियन एसएएफ की बाउंड्री के पास झाड़ियों में मिला है, यानी झाड़ियों में उसे फेंक भी दिया गया। एक पिता के द्वारा अपने बेटे की हत्या करके और झाड़ियों में फेंक दिया गया। वारदात में मृतक के छोटे भाई ने आरोपी पिता का साथ दिया। हत्या के बाद पिता ने छोटे बेटे और उसके एक दोस्त के साथ मिलकर शव को ठिकाने भी लगाया। भोपाल में ये आरक्षक पदस्थ थे और अनुराग रजावत नशे का आदी था और शादी कराने की मांग को लेकर आए दिन परिजनों से झगड़ा कर रहा था। कुछ और भी लिखा गया है कि वारदात के पहले बाप बेटे में झगड़ा हुआ था, यानी जब ये घटना हुई, इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके पहले बाप और बेटे में दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। अनुराग, जिनकी मृत्यु हुई है, 3 दिन पहले भोपाल से ग्वालियर आए थे। उनकी मां का नाम रेखा रजावत है। 15 दिन पहले भोपाल में किसी रिश्तेदार के यहाँ आई थी। बुधवार को घटना से पहले सरकारी आवास पर पिता पुत्र के बीच झगड़ा हुआ। अनुराग अपनी शादी नहीं होने का दोष माता पिता को दे रहे थे। पिता सुखवीर नाम है, उनका कहना है कि बेटा नशा करता था, इसलिए उसकी शादी कराने का विचार नहीं बनाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस वारदात के हर एक एंगल से जांच में जुटी हुई है।
जी उर्वशी, तो ये क्राइम से जुड़ी एक खबर थी। अब बात कर लेते हैं एम्स भोपाल की। ये खबर है जहां पर डॉक्टर्स और जो नर्सेस हैं उनके बीच में एक तरह का अनबन हो गई थी, जिसके बाद से नर्स थे वहां का नर्सिंग स्टाफ धरने पे बैठा था। अब डॉक्टर्स भी धरने पे बैठ गए हैं और ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया था, एक वीडियो भी वायरल हुआ है जहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो बदतमीज़ी कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर के साथ, जिसके बाद से जो नर्सेस हैं उन्होंने कहा है कि ये जो विभाग है यहाँ पर डॉक्टर सबसे ज़्यादा जो बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग है, इसका ये मामला है कि इस विभाग में ही मरीजों के साथ सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की जाती है और डॉक्टर्स आए दिन जो नर्सिंग स्टाफ है उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं। उसको लेकर अब इस तरह का ये मामला सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि इसमें एम्स में 1200 से अधिक नर्सिंग स्टाफ है, जिनमें से करीब 400 से अधिक परिसर के बाहर मौजूद रहे। हालांकि एम्स प्रबंधन के आश्वासन के बाद रात में ही प्रदर्शन किसी तरह बंद हो गया। नर्सिंग स्टाफ ने इसमें आरोप क्या लगाया, उन्होंने कहा कि हमारा पक्ष लिए बिना, इसमें मामला ये हुआ था कि लड़ाई हुई और उसके बाद जो मंगलवार दोपहर ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच विवाद हुआ। उसके बाद डॉक्टर की शिकायत पर नर्सिंग स्टाफ को प्रबंधन ने नोटिस दिया। अब इस पर नर्सिंग विभाग ने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हमारा पक्ष लिए बिना ही कार्रवाई कर दी और डॉक्टर अक्सर कर्मचारियों से बदतमीजी करते हैं। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे ऑपरेशन के दौरान भी यही हुआ। स्टाफ का कहना है कि विवाद की जानकारी मिलने के बावजूद जो उप निदेशक हैं प्रशासन के कर्नल अजीत कुमार, उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को ही नोटिस जारी किया। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ का पक्ष लिए बिना ही कार्रवाई कर दी। नर्सिंग स्टाफ ने एम्स निदेशक अजय सिंह से दखल देने की अपील करी है। जी, एक पॉजिटिव खबर की बात करें, खेल जागरण पेज में है मध्य प्रदेश को लेकर कि हॉकी में मध्य प्रदेश ने जम्मू कश्मीर को 13-0 से हराया है। 13-0 यानी 13 गोल हॉकी में मध्य प्रदेश ने जम्मू कश्मीर को हराया। लिखा है कि निजामुद्दीन की हैट्रिक से मध्य प्रदेश ने जम्मू कश्मीर को 13-0 से रौंदा। मध्य प्रदेश ने 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर को करारी शिकस्त दी। चेन्नई में पुल ई के मुकाबले में मध्य प्रदेश के लिए मोहम्मद निजामुद्दीन 5-16-36वें मिनट तक 3 गोल दागे उन्होंने, यानी उनकी हैट्रिक लगी है। वहीं अक्षय दुबे ने 12 व 25वें मिनट में, अर्जुन शर्मा ने 18वें 21वें मिनट में इन्होंने गोल किया है। तो एक तरह से देखा जाए कि मणिपुर ने बंगाल से 3-3 से ड्रॉ खेलकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी खबर है कि 13-0 से बढ़त पर थे जम्मू कश्मीर से और उन्हें शिकस्त दी है। जी, तो रुक करते हैं हम हमारी राष्ट्रीय खबरों का उर्वशी। तो सबसे पहली खबर है जो फातिमा बीवी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। इनकी मृत्यु हो गई है, 96 साल की ये थी जब इनकी मृत्यु हुई। तमिलनाडु की पूरे राज्यपाल भी ये रह चुकी हैं। इसके साथ ही पूरी पहली मुस्लिम महिला जज थी। उसके साथ ही पूरे ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे एशिया में पहली सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश रही थी। कई रिकॉर्ड इनके नाम थे। इन्होंने महिलाओं के लिए जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें महिलाओं की एंट्री के लिए एक तरह से रास्ता खोला था। और इसमें कुछ चीज़ें इनके बारे में दी हुई हैं, जैसे निचली से सर्वोच्च अदालत तक का उनका पूरा सफ़र दिया हुआ है। तो फातिमा बीवी ने कानून की डिग्री हासिल करने वाली, ये केरल से ताल्लुकात रखती थी, तो केरल की पहली महिला थी, केरल की भी पहली महिला थी। और इन्होंने कानून की पढ़ाई कहा जाता है कि अपने पिताजी के कहने पर करी थी। 1950 में केरल की निचली अदालत से इन्होंने करियर शुरू किया था। फिर जिला सत्र न्यायाधीश के बाद 1983 में वो केरल हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनी। उसके बाद 1986 में सेवानिवृत्ति के बाद 1989 में सुप्रीम कोर्ट का जज इन्हें नियुक्त किया गया। इस पद से 1992 में सेवानिवृत्त हुई। उसके बाद 1997 में तमिलनाडु का इन्हें राज्यपाल बनाया गया। विवाद के बाद इन्होंने गवर्नर का जो पद है वो छोड़ दिया था। तमिलनाडु की जब ये राज्यपाल थी तब 2001 में अन्ना द्रमुक की जयललिता को सीएम पद की शपथ इन्होंने दिलवाई थी, लेकिन इस फैसले की आलोचना हुई क्योंकि उस वक्त जयललिता पर करप्शन का आरोप था और भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें रोक दिया गया था और अन्ना द्रमुक को साधारण बहुमत मिला था। इस मामले से विवाद के बाद फातिमा बीवी ने इस्तीफा दे दिया था। जी, अगली खबर की बात करें तो पंजाब में किसानों का आक्रोश एक बार फिर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से 2000 पूरे देश में कृषि बिल को लेकर 2020 से लेकर 2022 तक पूरे 1 से 1.5 साल वो
आंदोलन चला था, उसी तरह से अब एक पंजाब के जो किसान हैं वो आक्रोशित हुए हैं। लिखा गया है कि 47 एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, 15 कैंसिल करनी पड़ी है। रेलवे स्टेशन में जाकर रेल की पटरियों पर बैठकर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। पंजाब में किसानों का आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। गन्ने का रेट बढ़वाने को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले किसानों ने जालंधर में नेशनल हाईवे को जाम किया, अब उन्होंने रेलवे ट्रैक पर जाकर धरना दे दिया है, जिसके बाद से ट्रेनें प्रभावित होने लगी हैं। रेलवे के अनुसार इस ट्रैक से रोजाना करीब 120 ट्रेनों की आवाजाही होती है। गुरुवार की 40 ट्रेनें तो निकल चुकी थी, लेकिन 80 ट्रेनों को डायवर्ट करने के लिए रेलवे ने कदम उठाया। लिखा गया है कि फगवाड़ा में शताब्दी ट्रेन को रोका गया। किसानों के रेलवे ट्रैक पर बैठने के साथ ही ट्रेनों का प्रभावित होना जारी है, अभी भी ये चल रहा है। कपूरथला के फगवाड़ा में शताब्दी एक्सप्रेस को रोक दिया गया। वहीं जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन के पास प्रदर्शन होने के चलते आम्रपाली एक्सप्रेस को जालंधर सिटी स्टेशन पर ही रोक कर रखा गया। जी उर्वशी, पंजाब का ही एक और मामला है जहां पर डॉक्टरों की एक बहुत ही घिनौनी और गैर जिम्मेदाराना हरकत, ये हम सोच के भी लगता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जब भी कोई मर जाता है तो हम उसे ले जाते हैं कब्रिस्तान, लेकिन यहाँ पर जिंदा व्यक्ति को कब्रिस्तान में ले जाकर फेंक दिया गया। साथ ही में एक और मरीज को ऐसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। बड़ी ही हैरतअंगेज गुस्से में लोग हैं। हालांकि गुस्सा होने वाली पूरी तरीके से ये वाजिब बात भी है। इसमें बताया गया है कि पंजाब के मानसा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक जिंदा इंसान को कब्रिस्तान ले जाकर फेंक दिया गया। यही नहीं, एक दूसरे शख्स को सड़क किनारे तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है और इस कारनामे को अंजाम दिया है मानसा के सिविल हॉस्पिटल स्टाफ ने, जिसकी वजह से ये सरकारी अस्पताल अचानक से चर्चा में आ गया है और इन दोनों केसेस में से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस वारदात के बारे में जानकर लोग हैरान हैं। शहर के लोग गुस्से में हैं। उन्होंने सिविल अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर इल्ज़ाम लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि मानसा के सरकारी अस्पताल में 2 लावारिस मरीज भर्ती थे। उनका इलाज भी ठीक से नहीं किया जा रहा था और इसी दौरान अस्पताल के डॉक्टरों ने, ताकि उनसे छुट्टी मिल जाए, उनके साथ ये हरकत करी है। जी, एक और खबर है जो इस तरह से इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो खबरें आती हैं, वो क्वेश्चन, हम इस तरह की खबरें आपको इसलिए बताती हूँ, इसलिए नहीं कि आप परेशान हो, बल्कि इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें अगर समाज में हैं तो उसे हमें घर से ही सही करने की ज़रूरत है। इसी तरह का एक 16 साल का बच्चा, दिल्ली का मामला है ये, कि यहाँ पर उस बच्चे ने, सबसे बड़ी बात है कि उसने पहले तो मात्र 350 रुपए के लिए, 16 साल का ये था, 17 साल के व्यक्ति को इसने चाकू से पहले मारा। उसने कहा मुझे बिरयानी खाने के लिए पैसे दो, उसने कहा मेरे पास नहीं, तो उसने उसे चाकू से मारा। उसके बाद चाकू से मारने के बाद वो उसकी लाश पर नृत्य भी करने लग गया और यहाँ तक कि जान लेने के बाद भी उसका जुनून नहीं खत्म हुआ। उसने किशोर की पीठ और छाती समेत शरीर के कई हिस्सों पर चाकू मारा और उसकी मौत के बाद उसका जुनून कम नहीं, उसने उसकी गर्दन पर काटने की कोशिश की और उसके सर पर भी किक मारी। बताया जा रहा है कि ये आरोपी लड़के में किसी अपरिचित के खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरत का कारण लोगों को समझ नहीं आ रहा है। वीडियो में चाकू से वार करने के दौरान वो ठहाके लगाता नजर आया और बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में पूरी तरीके से धुत था। ये एक 16 साल का बच्चा है जिसने ऐसी हरकत करी है। जी, तो ये रही हमारी नेशनल खबरें। अब हम स्पोर्ट्स की ओर बढ़ते हैं। तो जिस तरह से T20 की शुरुआत हो गई है, तो सूर्य कुमार यादव, उन्होंने 42 गेंदों में 80 रन की पारी खेली है, 4 चौके लगाए हैं, 9 छक्के लगाए हैं। दैनिक भास्कर में लिखा गया है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, आखिरी बॉल पर 6 लेकिन जीते 9 बॉल से। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर 4 दिन पहले वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार पर मरहम लगाया है, ऐसा देखा जा रहा है। पहली बार कप्तानी कर रहे सूर्य कुमार यादव ने 42 गेंदों पर 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। 39 गेंदों में ईशान किशन ने 58 रन बनाए, 209 रनों का लक्ष्य दिया गया। वहीं क्रिकेट को लेकर जो वर्ल्ड कप हुआ था उसको लेकर एक रिकॉर्ड है कि 13 करोड़ लोगों ने एक साथ मैच देखा है। फाइनल मैच को टीवी पर एक ही समय पर 13 करोड़ लोगों ने एक साथ देखा।
यह भी नया रिकॉर्ड है। फाइनल मैच ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रिकॉर्ड बनाया। डिज्नी हॉटस्टार पर एक ही समय पर 5.9 करोड़ लोगों ने मैच का लुत्फ उठाया। भारत पाक मुकाबले का भी रिकॉर्ड तोड़ा गया है। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में सबसे ज़्यादा पर 7.5 करोड़ की जो दर्शक संख्या थी वो देखी गई है। साथ ही दैनिक जागरण के स्पोर्ट्स पेज पर कुछ लिखा गया है कि टीम इंडिया को T20 में जो जीत के बारे में एक आंकड़े लिखे गए हैं कि लक्ष्य जो है 209 का कल दिया गया था। 209 का लक्ष्य था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 2023 में विशाखापट्टनम स्टेडियम में। 208 का लक्ष्य था वेस्ट इंडीज का हैदराबाद में, वेस्ट इंडीज के विरुद्ध था हैदराबाद स्टेडियम में 2019 का। और वहीं 207 का लक्ष्य था श्रीलंका के विरुद्ध मोहाली स्टेडियम में 2009 का। यानी 207, 208, 209 को लेकर जागरण ने ये विश्लेषण किया है। जी, तो ये रही आज की हमारी खबरें। अगले छोर में हम बढ़ते हैं कार्टून की ओर। जी, हमारे पास कुछ कार्टून से झरोखा है पत्रिका में, जिसमें दिया गया है एक छोटा सा पीछे एक न्यूज़ है जिसमें बताया जा रहा है गारंटियों का युद्ध। वहीं पर एक व्यक्ति है, एक चिड़िया है जिसको इस तरह से डिपिक्ट किया गया है। वो कह रही है कि एक बात की पक्की गारंटी है कि जीतने के बाद जनता को कोई नहीं पूछने वाला। वहीं एक कार्टून और है हमारे पास जहां बताया जा रहा है, खबर है कि 2-3 पेंशन के साथ 2-2 सरकारी मकानों का सुख उठा रहे हैं विधायक। तो इसमें व्यक्ति जो पेपर पढ़ रहा है वो कहता है ना सरकारों का ध्यान ना स्वतः संज्ञान। जी, तो ये रहा आज का हमारा कार्यक्रम मीडिया स्कैन। हर रोज़ हम आपके साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, आपसे खबरों को साझा करते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कोई जन मुद्दे हों वो आप हमारे मेल पर भेज सकते हैं। आपकी कोई परेशानी हो वो आप कमेंट बॉक्स पर भी बता सकते हैं। जन मुद्दों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट भी ज़रूर विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।